नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीएड कर रहे हैं और आपका प्रथम वर्ष है तो आज का वीडियो ये आपके लिए है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पेपर नंबर 4 को। पेपर नंबर 4 के अंतर्गत वीडियो नंबर 8, यानी इसके पहले हम 7 वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं और वो 7 वीडियो आप लोग देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम, ठीक है, एग्ज़ाम व्यू से वो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। तो दोस्तों, वो 7 वीडियो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपको बीएड में 100% वो फंसने वाला पेपर होगा। ठीक है, बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का ये जो 7 वीडियो हम बनाए हुए हैं वो है। तो आज हम लोग देखेंगे विश्वसनीयता, वैधता और मापक। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ साथ ये बहुत आपको इधर उधर डिस्टर्ब भी करता है, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि मापक क्या है, मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है, विश्वसनीयता क्या है। यानी ये जो भी हेडिंग है, ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं सस्पेंस के साथ आपको कंफ्यूज भी करता है। तो दोस्तों, केवल हम लोग हेडिंग देखेंगे। देखिए यहाँ पर आप हेडिंग देखिए, ये क्या है, विश्वसनीयता। ये आपके बीएड के पेपर में पूछा है कि एक परीक्षण की विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए, या विश्वसनीयता से आप क्या समझते हैं। वैधता, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैधता से आप क्या समझते हैं, वैधता को परिभाषित कीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन उसमें पूछ सकता है कि मापक क्या है, मापक को परिभाषित कीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग तीनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो विश्वसनीयता, यहाँ पर आप जो हेडिंग देख रहे हैं विश्वसनीयता, यानी आप विश्वसनीयता से क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है। विश्वसनीयता का मतलब हुआ आप विश्वास करते हैं। ठीक है, आप विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास करते हैं आप? अगर देखिए, विश्वसनीयता यानी आप किस पर विश्वास करते हैं। तो अगर विश्वसनीयता को देखा जाए तो कोई मूल्यांकन कर रहा है, ठीक है, या कोई व्यक्ति है, उसके विचारों पर आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जब खरे उतरते हैं, ठीक है, आपके व्यवहार में कोई अगर परिवर्तन नहीं होता, पहली बार जो व्यवहार था वही दूसरी बार भी व्यवहार था, वही तीसरी बार, वही चौथी बार, यानी इन 4 बार में आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा वो विश्वास, तो उस व्यक्ति का आपके ऊपर विश्वास हो जाता है। ठीक है, तो वो हो गया विश्वसनीयता। जैसे मान लीजिए कि आपने पेपर दिया, ठीक है, फर्स्ट ईयर में 80%, सेकेंड ईयर में 80 के नियर अबाउट, थर्ड ईयर में 80 के नियर अबाउट। अगर चारों साल में आप 80 के नियर अबाउट अगर आते हैं तो क्लास के जो अध्यापक हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, जो क्लास टीचर हैं, उनको पता चल जाता है कि ये बच्चा क्लास में 1 नंबर लाता है, 1 रैंक लाता है, उस पर विश्वास हो जाता है उसका। ये भी विश्वसनीयता है। लेकिन इसका ये विश्वसनीयता और अलग विश्वास, जैसे मान लीजिए कि 1 केजी आप दाल ले रहे हैं, ठीक है, आपने 1 केजी दाल लिया, ठीक है, तो दाल की क्वालिटी क्या थी, आप यहाँ से लिए 1 केजी दाल, उसकी क्वालिटी ये रही, दूसरे जगह से 1 केजी दाल लिए, उसकी क्वालिटी भी वही रही। तो आप विश्वास कर लेते हैं कि 1 केजी का जो बटखरा है, जो माप है, उससे हम दाल लेते हैं या चीनी लेते हैं तो उसका क्वालिटी, उसका मापन बिल्कुल सही है और उस पर आप विश्वास करते हैं। तो देखिए, विश्वसनीयता में और क्या है, इसको हम लोग किताबी ज्ञान के तौर पर समझते हैं। कोई भी मापन, ठीक है, कोई भी मापन सीमा तक वह बराबर प्रयोग करने पर भी एक से परिणाम प्रदान करे। एक से परिणामों से तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति को उस परीक्षण पर करीब करीब वही अंक प्राप्त हो जो प्रथम बार प्राप्त हुए थे, या समूह में उसका स्थान वही बना रहे जो प्रथम प्रयास में परीक्षण द्वारा इंगित किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने देखिए, जैसे यहाँ पर हम देखें कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को उस परीक्षण पर, अगर किसी व्यक्ति पर हम कोई परीक्षण करते हैं तो उसको अंक प्राप्त होते हैं। अंक प्राप्त होते हैं तो जो प्रथम बार प्राप्त हुआ,
जैसे मान लीजिए कि 80% 90% आपको प्रथम बार अंक प्राप्त हुआ, या समूह में उसका वही स्थान जो आपको प्रथम बार में प्राप्त हुआ, द्वितीय बार में प्राप्त हुआ, तृतीय बार में प्राप्त हुआ, वो क्या है, उस लड़के पर उसका यानी विश्वास किया जा सकता है, उस पर विश्वसनीयता खरा उतरता है। लेकिन कभी 10 नंबर पाया, कभी 80 नंबर पाया, कभी 20 नंबर पाया, तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। वो कहीं से ना तो कहीं से उसमें दिक्कत है। यानी मान लीजिए कि नकल कर रहा है, तब कभी नकल मिल गया तो उसका नंबर ज़्यादा आ गया, कभी नकल नहीं मिला तो नंबर कम आ गया, तो वो विश्वसनीयता का पात्र नहीं होगा। वैसे ही समूह में उसका स्थान, जैसे मान लीजिए कि कोई समूह है, ठीक है, आप दौड़ रहे हैं, जैसे 10 बच्चों का समूह है और 10 बच्चे दौड़ रहे हैं, एक साथ दौड़ रहे हैं, तो पहली बार आपने दौड़ कराया तो जो लड़का टॉप किया, दूसरी बार में वही टॉप किया, तीसरी बार में भी वही टॉप किया, तो उस लड़के पर विश्वास किया जा सकता है कि नहीं, ये सच में ये उसके हकदार है, टॉपर के हकदार है। ठीक है, आगे देखिए तकनीकी भाषा में हम क्या कह सकते हैं। तकनीकी भाषा में विश्वसनीयता को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग समझते हैं एक परिभाषा के रूप में। परीक्षण विश्वसनीयता का हर माप हमें यह बताता है कि परीक्षण प्राप्तांकों के कुल प्रसरण का कौन सा अनुपात त्रुटि प्रसरण है। ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिए, परीक्षण विश्वसनीयता का हर माप, ठीक है, जो परीक्षण हम करते हैं, जिस पर हम विश्वास, किस परीक्षण पर विश्वास कर सकते हैं, उसका हर एक माप जो मापते हैं हमें यह बताता है कि परीक्षण के दौरान जो उसको अंक प्राप्त हुए हैं उसका प्रसरण का कौन सा अनुपात त्रुटि प्रसरण है, यानी कहाँ से वो त्रुटि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम लोग विश्वसनीयता के गुणांक यानी विश्वसनीयता के प्रकार को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग विश्वसनीयता गुणांक के प्रकार। विश्वसनीयता गुणांक परीक्षण परिस्थिति पर निर्भर करता है। क्या करता है? विश्वसनीयता गुणांक परीक्षण परिस्थिति पर निर्भर करता है। जब आप परीक्षण करते हैं उस समय आपकी परिस्थिति, वहाँ जहाँ भी आप परीक्षण करते हैं वहाँ की परिस्थिति क्या है, उस पर भी निर्भर करता है कि आप मान लीजिए कि बीएड का एग्ज़ाम हो रहा है और बीएड का एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ की परिस्थिति कैसी है उस पर भी निर्भर करता है विश्वसनीयता का गुणांक। ठीक है, विश्वसनीयता गुणांक हमें यह बताता है कि परीक्षण प्रसरण का कौन सा अनुपात अत्रुटि प्रसरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समूह के अंकों का फैलाव विश्वसनीयता गुणांक को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए चौथा नंबर पर, वैधता गुणांक विश्वसनीयता गुणांक के वर्गमूल से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे ही पांचवा और लास्ट इसका है, विश्वसनीयता गुणांक परीक्षण की लंबाई पर निर्भर करता है। यानी जो परीक्षण हम करते हैं, जो विश्वसनीयता का गुणांक है, जो हम परीक्षण करते हैं, मान लीजिए कि किसी बच्चों का परीक्षण करते हैं तो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। यानी परीक्षण का जो समय होगा, जैसे 3 घंटे का समय होगा, ये उस पर निर्भर करते हैं। अब देख लीजिए, हम लोग देखेंगे विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, आपको केवल विश्वसनीयता को अपने ब्रेन में अपना केवल विश्वसनीयता ही आप डाल लीजिए। ठीक है, विश्वसनीयता यानी विश्वास करना, परीक्षण पर हम कैसे विश्वास करेंगे, अगर विश्वास हम कर रहे हैं तो क्या क्या हमें प्रभावित करेगा। तो विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? तो परीक्षण की लंबाई, जैसे मान लीजिए कि आप परीक्षण कर रहे हैं तो 2 घंटे का परीक्षण कर रहे हैं कि 3 घंटे का परीक्षण कर रहे हैं, वो क्या करता है, वो प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको 3 घंटे का समय दिया गया है, 3 घंटे का समय दिया गया है और 3 घंटे में आपको मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन करने हैं, अगर इसी में 25 क्वेश्चन दे दिया गया या बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए गए तो क्या होगा, विश्वसनीयता को प्रभावित करेगा वो। तो वो हो गया परीक्षण की लंबाई। नेक्स्ट देखिए, दूसरा नंबर पर क्या प्रभावित करता है विश्वसनीयता को? परीक्षित न्यायदर्श में व्यक्ति विभेद का प्रसार। ठीक है, ये भी क्या करता है, विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देख लीजिए सी नंबर, परीक्षार्थियों का औसत योग्यता स्तर। यानी मान लीजिए कि आपके विद्यालय में 40 बच्चे हैं और 40 बच्चों का औसत क्या है। अगर औसत के अनुसार मान लीजिए क्लास 10 के सभी बच्चे हैं और 10 के अकॉर्डिंग आप जो पेपर है तैयार किए हैं। ठीक है, तो 10 के अकॉर्डिंग, जो 10 क्लास के अकॉर्डिंग पेपर आप जो तैयार किए हैं,
तो उसमें बहुत सारे निम्न कैटेगरी के बच्चे अगर हैं, निम्न कैटेगरी के बच्चे हैं, तो वो उन लोगों का औसत जो होता है, औसत योग्यता के अनुसार अगर नहीं बनाते हैं तो क्या करता है, प्रभावित करता है विश्वसनीयता को। नेक्स्ट देखिए, प्रशासन की परिस्थितियां एवं फलांक गणना ई नंबर पर है, यानी 5वां नंबर पर है। ठीक है, अनुमान लगाना एवं सहयोग का प्रभाव, और 6ठा नंबर पर है परीक्षण की संरचना। ये सब क्या करते हैं, ये सब क्या करते हैं, विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अविश्वसनीयता के स्रोत। अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर आ जाता है कि मान लीजिए अब तक तो हम लोग देखे विश्वसनीयता, लेकिन अविश्वसनीयता के स्रोत, अविश्वसनीयता कैसे होता है, इसको हम लोग देखेंगे। अविश्वसनीयता के स्रोत, मान लीजिए कि ये पेपर में पूछ देगा कि अविश्वसनीयता के स्रोत बताइए। ठीक है, तो अविश्वसनीयता के स्रोत यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे, आप समझ लीजिए पहले अविश्वसनीयता कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि पेपर आपको दे दिया गया, आप बीएड कर रहे हैं। ठीक है, आप बीएड कर रहे हैं और एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं। ठीक है, एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आपको पेपर दे दिया गया, लेकिन अगर जो एग्जामिनर है उसको मौखिक निर्देश दिया गया है कि बच्चों को पेपर करने के बाद, ठीक है, बच्चे पेपर कर लेंगे, जैसे 3 घंटे का समय है तो उन बच्चों को 10 मिनट का समय और दिया जाएगा। मौखिक ये आपको बात कहना था, लेकिन अगर ये मौखिक बात एग्जामिनर आपको क्लास में नहीं बोल पाता है तो इसमें क्या होगा, और 10 मिनट बाद अगर पेपर आपसे लिया जा रहा है तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए अधिकतर बच्चे तो ये सोचेंगे कि 3 घंटे में हमें करना था, 3 घंटे में वो सब कुछ मिला करके लिख करके सब कुछ फाइनल कर लेंगे। लेकिन 10 मिनट का अगर जो टाइम होगा, अगर कोई बच्चा नहीं लिखा होगा क्वेश्चन और उसको 10 मिनट का टाइम मिल जाएगा तो उसका क्या होगा, वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेगा और वो शायद सामान्य बच्चे जो होंगे उनसे कुछ अच्छा कर लेगा। तो यही है, वहीं से अविश्वसनीयता होता है, अविश्वसनीयता के स्रोत इसमें यही है। अविश्वसनीयता के अनेक कारण हो सकते हैं। परीक्षण प्राप्तांकों पर किसी प्रकार का अन्यास प्रभाव परीक्षण अविश्वसनीयता बना देता है। ठीक है, यह प्रभाव अनेक प्रकार से पड़ता है। इसके मुख्य स्रोत त्रुटिपूर्ण मानवकृत निर्देश है। ठीक है, त्रुटिपूर्ण मानवकृत निर्देश, यानी जो मानवकृत, अगर मान लीजिए जो परीक्षा हो रहा है आपका और मानव जो है जो निर्देश दे रहा है वो अगर गलत निर्देश देता है तो क्या हो गया, अविश्वसनीयता के वो स्रोत होते हैं। अब देखिए त्रुटिपूर्ण मानवकृत निर्देश क्या होता है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहाँ पर त्रुटिपूर्ण, जब कुछ मौखिक निर्देश देना होता है, देखिए वही जो हम बताएं वही चीज है, जब कुछ मौखिक निर्देश देना होता है तो यह संभावना बनी रहती है कि हर परीक्षा यह निर्देश अलग अलग तरीकों से देना, इसके प्राप्तांकों के मापन त्रुटियों में आ जाने की संभावना रहती है। जो मौखिक निर्देश दिया जाता है, अगर मान लीजिए कोई टीचर भूल गया है और बाद में वो मौखिक निर्देश देता है तो एक त्रुटिपूर्ण मानवकृत निर्देशन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए उदाहरण के तौर पर, यदि कोई परीक्षक परीक्षार्थियों को यह निर्देश देना भूल जाए कि छूटे हुए प्रश्नों को समय बचने पर वे पुनः कर सकते हैं। ठीक है, ये केवल उदाहरण आप लोग समझ लीजिए, आप लोग अविश्वसनीयता को समझ जाएंगे। यदि कोई परीक्षक परीक्षार्थियों को यह निर्देश देना भूल जाए कि छूटे हुए प्रश्नों को समय बचने पर वे पुनः कर सकते हैं तो इसके अपेक्षा के कारण वह अपने समूह को व्यर्थ में दंडित करेगा। यानी वही बात है कि अगर बाद में अगर नहीं बोल पाते हैं एग्जामिनर जो परीक्षा ले रहे हैं तो क्या होता है, वो बच्चों को त्रुटिपूर्ण मानवकृत निर्देशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देख लीजिए विश्वसनीयता की परिभाषा एक, क्योंकि परिभाषा अगर हो सकता है कि क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि विश्वसनीयता की परिभाषा बताइए। ठीक है, तो एनेस्टॉसी, ठीक है, एनेस्टॉसी के अनुसार क्या ये बोलते हैं विश्वसनीयता को की क्या परिभाषा देते हैं, तो ये बताते हैं कि विश्वसनीयता प्राप्तांकों की उस संगति की ओर इंगित करती है जो एक ही व्यक्ति के विभिन्न अवसरों पर उसी परीक्षण से मापने पर प्राप्त होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए कि विश्वसनीयता प्राप्तांक को जो प्राप्त अंक होता है, जो अंक आपको मिलता है उसी संगति की ओर इंगित करती है जो एक ही व्यक्ति के, जैसे मान लीजिए कि आप ही का अगर
मूल्यांकन किया जा रहा है, आप 80 नंबर 90 नंबर पाते हैं और एक ही व्यक्ति के विभिन्न अवसरों पर, यानी आपको फिर से दूसरी बार वही आपको परीक्षा लिया जाता है, फिर से आप 80 नंबर पाते हैं, उसी अवसर पर परीक्षण से मापने पर प्राप्त अंक जो होते हैं ये क्या होते हैं, विश्वसनीयता के पात्र होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे वैधता। ठीक है, वैधता क्या है? तो वैधता क्या है? वैधता वह कार्य कुशलता है जिससे कोई परीक्षण उसके तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। वैधता, आप वैधता किसको मानेंगे? ठीक है, वैधता आप किसे मानेंगे? जो वैध है। ठीक है, जो वैध है, अवैध नहीं है। तो इसको रुकिए, अब नीचे अब परिभाषा देखते हैं, उसके बाद आपको हम और समझाते हैं, जैसे उदाहरण दे करके। ठीक है, तो यहाँ पर वैधता वह कार्य कुशलता है जिससे कोई परीक्षण उसके तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 10वीं कक्षा, यहाँ पर हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप 10वीं कक्षा के बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, 10वीं कक्षा के बच्चों का मूल्यांकन करते हैं और वो 10वीं कक्षा का जो बच्चा है उसके अनुसार आप सिलेबस जो पेपर बनाए हैं, अगर 10वीं कक्षा का बच्चा है और 10वीं कक्षा के अनुसार आप पेपर बनाए हैं, तो ये क्या हो गया? ये वैध हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? वैध हो गया। लेकिन 10वीं क्लास का बच्चा है, ठीक है, और 12वीं या बीए क्लास के बच्चों के रैंक के अनुसार आपने पेपर बना दिया। ठीक है, पेपर अगर बना दिया 12वीं या बीएड क्लास को देख करके, तो ये अवैध मूल्यांकन हो जाएगा, ये अवैध परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ये चीज़ यही है कि अगर आप 10वीं कक्षा के बच्चों का मूल्यांकन करना चाहते हैं और 12वीं कक्षा के अनुसार पेपर बनाया है, तो यह परीक्षण सही वैधता को प्रमाणित नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लीजिए वैधता की परिभाषा। परिभाषा आप लोग जैसे मान लीजिए कि वैधता तो आप समझ गए, लेकिन परिभाषा जो है, अगर परिभाषा आप याद रखिएगा तो यही आपको नंबर बढ़ाने में मदद करेगा और नंबर आपको यही दिलाएगा। जैसे क्रॉनबैक के शब्दों में, ठीक है, क्रॉनबैक के शब्दों में क्या, ये क्रॉनबैक जो है क्या बोलते हैं? वैधता की परिभाषा, किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए कि उसका निर्माण किया गया है। यानी जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है मापन की, मान लीजिए कि जैसे बुद्धि लब्धि है। ठीक है, बुद्धि लब्धि मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक सूत्र मिला है हमें IQ निकालने के लिए, मानसिक आय बट्टे वास्तविक आय गुणे 100। ठीक है, इस पर हम लोग क्या करते हैं? बुद्धि मापते हैं। वैसे ही मान लीजिए कि अगर किसी भी इस पेन की लंबाई मापनी है, ठीक है, इस पेन की अगर लंबाई मापनी है, तो इसको हम कैसे खरा उतरेंगे, कैसे वैध मानेंगे? अगर इंची टेप से ऐसे बोल देंगे कि ये पेन आपका 10 इंची या 6 इंची का है, तो इसको हम इस तरीके से वैध नहीं मानेंगे। अगर इसको इंची टेप से हमने नापा, इसका नाप निकाले और ये देख लिए कि 6 इंच का है, तो इसको हम वैध मानेंगे। कैसे मानेंगे? तो इंच टेप से जब हमने नापा इसको और 6 इंच दिखाई दिया, तो इसको हमने देखा, तो इसको वैध मानेंगे। वही स्थिति है यहाँ पर वैधता। ठीक है, अब देखेंगे वैधता तो क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे मापक क्या है। ठीक है, मापक क्या है, मापक को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम इसको कैसे, पेन को हमने कैसे मापा? इंची टेप से मापा। ठीक है, तो इंची टेप से जब हमने पेन को माप लिया, तो ये हमें बिल्कुल परफेक्ट पता चल गया कि ये जो पेन है ये 6 इंच का है। तो ये देखिए आगे, इधर देखिए, वास्तविकता और उसके निरूपण के बीच का अनुपात को मापक, पैमाना या स्केल कहते हैं। यहाँ पर देखिए पैमाना क्या होता है? 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, क्या होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पैमाना हो गया। अगर मान लीजिए कि किसी देश की दूरी, ठीक है, या अपने ही देश में किसी राज्य में देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि बलिया हो गया। ठीक है, बलिया हो गया, बलिया से अगर हम मान लीजिए कि रसड़ा, सिकंदरपुर या जो भी कोई है, मान लीजिए सिकंदरपुर। ठीक है, सिकंदरपुर, इसकी दूरी हमें मापनी है, तो किस में मापेंगे? किलोमीटर में मापेंगे। तो ऐसे ही अपना जो मान लीजिए कोई देश है, कोई राज्य है, तो हमें मैप में दर्शाया जाता है। ठीक है,
मैप में दर्शाया जाता है कि 1000 किलोमीटर अगर हम करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर को हम दर्शाएंगे। तो जहाँ भी उस तरीके से लिखते हैं मैप में तो 1 सेंटीमीटर है तो उसको हम 1000 किलोमीटर मान लेते हैं। और देखते हैं कि 6 इंच अगर दर्शाया गया है तो 6000 किलोमीटर उस दूरी है। तो वो क्या हो गया, वो मापक हो गया। अब देख लीजिए जैसे मानचित्र पर पैमाना, ठीक है, अभी जो बताया ना मानचित्र पर, देख लीजिए यहाँ पर पहले मानचित्र पर पैमाना का अर्थ है मानचित्र पर दर्शाए गए 2 बिंदुओं और उसके संगत धरातलीय जगहों के बीच दूरियों का अनुपात। यानी मान लीजिए कि आपको उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश से मैप में दिखाया गया, उत्तर प्रदेश से आपको दूरी दिखाया गया, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश से आपको बिहार, ठीक है, बिहार, तो उत्तर प्रदेश से बिहार की दूरी कितनी है, या मान लीजिए उत्तर प्रदेश में बलिया हो गया, या बलिया मान लेते हैं, बलिया से सासाराम की दूरी, ठीक है, सासाराम की दूरी कितनी है। अब मैप में दिखाया गया, ठीक है, मैप में इसको दिखाया गया है कि 3 इंच 3 सेंटीमीटर दिखाया गया है। और इसका पैमाना क्या लिखा गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर, अगर 1 सेंटीमीटर मैप में दिखाया गया है तो उसको हम मानेंगे 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो अगर 3 सेंटीमीटर दिखाया गया है तो 4 तिहाई 12, 120 किलोमीटर हम लोग मान लेंगे। तो बलिया से सासाराम की दूरी क्या मान लेंगे, 120 मान लेंगे, यही मापक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, वीडियो नंबर 9 होगा विश्वसनीयता, वैधता व मापक में अंतर। अभी जो आप लोग वीडियो ये देखे हैं इसका एक छोटा सा वीडियो 3 से 4 मिनट का हम वीडियो देंगे, जो कि आपको बिल्कुल 100% चैलेंज होगा कि ये वीडियो देखने के बाद अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं, ये वीडियो जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठ मापन, ये वीडियो आपको, ये वीडियो देखने के बाद एकदम 100% ये है कि विश्वसनीयता, वैधता व मापन में जो अंतर होगा या इसको 100% आप और पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।